नमस्कार दोस्तों, मैं आपका समीर सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस विद समीर सर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने पिछले वीडियो में राज्यसभा के बारे में पढ़ा, पार्लियामेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे और पहले लेक्चर में हमने राज्यसभा के बारे में डिस्कस किया और इसके बारे में बहुत कुछ जानने का प्रयास किया। आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या फिर जितने भी अभी हाल ही में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुए हैं उसमें किस तरह से सवाल बनते हैं, चाहे वो पीसीएस के थ्रू यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, आरओ का हो, अध्ययन चयन आयोग का हो, इवन यूपीएससी तक की अगर हम बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो आप प्रैक्टिस बेस पे ही कर सकते हैं। तो मेरे कहने का एक मतलब ये है कि आप हमारे पढ़ाई गई चीज़ों को पढ़िए और साथ में आए हुए क्वेश्चन को ज़रूर करिए, इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। फिलहाल आज का ये जो लेक्चर है हम लोकसभा से इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो लोकसभा की संरचना के बारे में बताया था पिछले वीडियो में मैंने, अनुच्छेद 81 में इसके बारे में बताया गया है। लोकसभा जो है पार्लियामेंट यानी कि संसद का निचला सदन होता है, जिसे आप लोअर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम लोकसभा के सभापतित्व करने के लिए बात करें तो एक अध्यक्ष होता है जो लोकसभा का सभापति होता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी एकदम से बेसिक से हम चीज़ों को बता रहे हैं। तो देखिए आगे अगर हम बात करें तो लोकसभा अपनी पहली बैठक के बाद यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी। एक को अध्यक्ष चुनेगी, एक को उपाध्यक्ष चुनेगी। ठीक है, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 93 में किया गया है। ठीक है, इसके अलावा मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या जो है वो 500 निश्चित की गई थी। अभी इसके सदस्यों की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 550 हो सकता है, जैसा कि हमने ऊपर ही पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया था। लोकसभा की मूल संविधान जो थी, मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 डिसाइड की गई थी। बाद में बहुत सारे संशोधन हुए, दुनिया भर की चीज़ें हुई, तो अभी जो है मैक्सिमम संख्या की बात करें तो 550 हो सकती है। हमने एक चीज़ बताया था कि एंग्लो इंडियन का प्रावधान जो है यानी कि आंग्ल भारतीय समुदाय के जो 2 प्रतिनिधि राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट होते थे लोकसभा में, उसको हटा दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के लिए से एक किया गया है? 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, इसके अलावा अगर हम 550 की बात करें तो इसमें 530 सदस्य जो होते हैं वो राज्यों के होते हैं और 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों के होते हैं, यूनियन टेरिटरी के हो सकते हैं। ठीक है, अभी ये प्रावधान हो सकता है मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम जो है वो 550, 530 और 20 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अभी वर्तमान सदस्य संख्या की बात करें तो लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है 543। कितना है? 543। देखिए अगर हम वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या की बात करें तो 543 है। कितना है? 543 है। एक चीज़ जान लीजिए, अभी वर्तमान में जो संघीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व है, मतलब अभी आप जानते होंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 संघीय क्षेत्र भी बन गए हैं। तो लोकसभा में जो संघीय क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ शासित क्षेत्रों का जो प्रतिनिधित्व है वो 19 है वर्तमान में। 20 मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान में 19 है। ठीक है, हालांकि ये चीज़ें बदलती रहती हैं, तो मैं फिर से कहूँगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इस चीज़ को अपडेट कर लेंगे। अब आइए कुछ चीज़ों को देखते हैं। और देखिए अनुच्छेद 330 क्या कहता है। नए परिसीमन के बाद लोकसभा में जो एससी के लिए मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 84 स्थान, वाईएसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब्स के लिए
जिसे आप अनुसूचित जनजाति कहते हैं, के लिए 47 स्थान आरक्षित है। ये चीज़ क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि नए परिसीमन के बाद आर्टिकल 330 कहता है कि जो शेड्यूल कास्ट हैं उनके लिए 84 और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए 47 स्थान आरक्षित हैं लोकसभा में। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। अब अगर हम बात करें 2001 में संसद द्वारा पारित 84वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक नहीं बदलेगी, वो यथावत बनी रहेगी। तो जाहिर सी बात है, ये क्वेश्चन 2026 को लेकर के बहुत बार बना है। आप जब क्वेश्चन करेंगे तो इन सारी चीज़ों को जान जाएंगे। तो 2001 में संसद द्वारा 84वां संविधान संशोधन विधेयक आया। इसके अनुसार लोकसभा में और विधानसभाओं में जो सीटों की संख्या है वो 2026 तक जैसा है वैसा ही बना रहेगा। ठीक है, अगर हम लोकसभा के चुनाव के बारे में डिस्कस करें तो देखिए, लोकसभा का जो चुनाव होता है वो गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। 61वें संविधान संशोधन जो है हुआ 1989 में। इसके अनुसार भारत में अब जो है 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना जाता है और वो उसे वोटिंग राइट है, जैसा कि आप सब जानते होंगे। इसके अलावा लोकसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान है या किया गया है। यह प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए था। कितने वर्ष के लिए था? 10 वर्ष के लिए। किंतु इसे संविधान संशोधनों द्वारा समय समय पर 10-10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया। आगे अगर इस पर डिस्कस करें तो 95वें संविधान संशोधन 2009 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा और में जो यानी कि लोकसभा में अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने का प्रावधान 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। एक चीज़ जान लीजिए, जब 104वां संविधान संशोधन आया तो उसमें एंग्लो इंडियन के प्रावधान को तो हटा दिया गया, लेकिन जो ये प्रावधान है ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का, इसे और आगे बढ़ा दिया गया। तो जब मैं 104वां संविधान संशोधन के बारे में डिस्कस करूंगा तो इसको विस्तार से आपको बताऊंगा। आप चाहें तो कहीं से देख भी सकते हैं, लेकिन इसको विस्तार में बताना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो फिलहाल उसको यहीं पे पेंडिंग करते हैं और उसको आगे जब संविधान संशोधन में एक एक चीज़ों को हम देखेंगे तो उन सारी चीज़ों को वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए आगे हम डिस्कस करेंगे लोकसभा की सदस्यता के लिए जो आवश्यक तत्व है उसके बारे में। तो देखिए, पहला है व्यक्ति भारत का नागरिक हो। पहला चीज़ क्या है भाई? भारत का नागरिक हो। दूसरा है उसकी आयु जो है 25 वर्ष की हो, कम से कम कितने साल का हो? 25 साल का हो या उससे अधिक का हो। तीसरा है भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ का पद धारण न किए हो। चौथा है पागल या दिवालिया ना हो। तो ये 4 मूलभूत शर्त हैं जो है लोकसभा के सदस्य बनने के लिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें लोकसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व जो बार बार एग्जाम में आता है तो उसको हम देख लेते हैं। देखिए, अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का अधिकतम जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा, आप सब जानते होंगे। ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं राष्ट्रपति वाले टॉपिक में। इसके अलावा आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है। हालांकि जब मैं आपातकाल के बारे में डिस्कस करूंगा तो इसको विस्तार से करूंगा। यह वृद्धि 1 वर्ष में 1 बार से अधिक नहीं हो सकता
आपातकाल के समाप्त होने के बाद इसका विस्तार किसी भी दिशा में 6 महीने से अधिक नहीं होगी। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। ठीक है, ये चीज़ हैं जहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति ही बुलाता है और स्थगित करता है। ठीक है, अगला चीज़ है लोकसभा की 2 बैठकों में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगला चीज़ है अनुच्छेद 103 के बारे में। देखिए, अनुच्छेद 103 में कहा गया है जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या का क्या है, 10वां भाग है। तो अगर कोरम की बात करें तो कितना है, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग है होगा। ठीक है, 1/10 मतलब कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। ठीक है, 104 में क्या कहा गया है अनुच्छेद, यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति मतलब कोरम नहीं होती तो सभापति अथवा अध्यक्ष उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए टाल दे, तब तक के लिए कर दे मतलब हटा दे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती, मतलब कोरम होना जरूरी है। ठीक है, ये किसका, सभापति या अध्यक्ष का कर्तव्य है। अब अगर हम बात करें लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है। देखिए, अभी हाल ही में पूछ लिया कितने सदस्य होते हैं, तो 55 सदस्य के नियर अबाउट होते हैं। ठीक है, जो 10वां भाग है लोकसभा का वो लगभग 55 सदस्य के आसपास आता है। अब अगर मैं बात करूं संयुक्त अधिवेशन की, ज्वाइंट सेशन की, तो देखिए अनुच्छेद 108 में, कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्याख्या की गई है। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 108 में क्या किया गया है, ज्वाइंट सेशन के बारे में बताया गया है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा 3 स्थितियों में बुलाया जाता है। कितनी स्थिति में, 3 स्थिति में। तो पहला सवाल तो यही बन जाता है कि ज्वाइंट सेशन को कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये 2 तरह का सवाल बन जाता है। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है। तो कितने स्थिति में बुला सकता है, 3 स्थिति में। तो आइए देख लेते हैं। वो स्थिति जान लीजिए, कोई विधेयक है, एक सदन से पारित हो गया और दूसरे सदन में चला गया, तब दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो, मतलब दूसरा सदन क्या किया हो, कहा हो नहीं ये हम नहीं मानेंगे। विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हों। और तीसरा है दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक का समय बीत गया हो। तो ये 3 जो मेन चीज़ें हैं वो है जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाने के लिए ज़रूरी चीज़ें। ठीक है, अब अगर बात करें दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशन होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर अनुच्छेद 108(5) के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक पारित हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ जान लीजिए कि अगर मान लीजिए लोकसभा विघटित हो जाए बीच में ही तो क्या होगा, तो संयुक्त अधिवेशन होगा। ठीक है, ये सवाल एक बार आ चुका है। अब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, तो ये हमारा मानिए तो क्वेश्चन किया करिए। देखिए, संयुक्त बैठक जो होता है केवल सामान्य विधेयक तक ही सीमित है। ठीक है, मनी बिल हो यानी कि धन विधेयक हो या संविधान संशोधन विधेयक हो, इसके लिए संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सेशन का प्रावधान नहीं है। ऐसा नहीं है कि धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक में भी ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए। ज्वाइंट सेशन केवल सामान्य विधेयक के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। संविधान संशोधन विधेयक की जहाँ तक बात है, राज्यसभा से और लोकसभा से अलग अलग पारित होना चाहिए। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368(2) के द्वारा शासित होता है। ठीक है, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। देखिए,
राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित और उनमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। अब अगर हम बात करें, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। देखिए, बुलाने को आहूत शब्द से भी संबोधित किया जाता है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है कि संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है, तो आहूत माने बुलाना होता है, राष्ट्रपति होगा। और अगर ऐसा पूछता है कि अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का अध्यक्ष या देखिए, अब अगर ऐसा हो जाए कि संयुक्त अधिवेशन बुला लिया गया हो और अध्यक्ष ना हो, तो उस स्थिति में उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति, या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा, मतलब अध्यक्षता करेगा, जो सदन में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित किया जाए, मतलब जिसको सदस्य चुन लें। ठीक है। तो सबसे पहले स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष है। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उपसभापति, और अगर उपसभापति भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति, और वो भी नहीं है तो कोई अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा जिसको सदस्य आपस में चुन लें। ठीक है। अब अगर बात करें, संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाए तो इस विधेयक को दोनों सदनों में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। ठीक है। संयुक्त बैठक की बात करें तो ये साधारण बहुमत की बात करता है। ठीक है, साधारण बहुमत से पारित हो जाता है। संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार ही होती है। किसकी प्रक्रिया के अनुसार? लोकसभा के। अब कुछ चीज़ें और देखते हैं। लोकसभा में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत या समाप्त नहीं होगा। मतलब लोकसभा में अगर कोई विधेयक, कोई बिल लंबित है तो अगर लोकसभा व्यपगत या समाप्त हो जाती है तो वो विधेयक समाप्त नहीं होगा। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा, मतलब वो भी नहीं समाप्त होगा। ठीक है। अब अगर बात करें, कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है, अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा। ठीक है। अलग अलग कंडीशन है जिसको बार बार लिखा गया है और हम पढ़ भी रहे हैं, तो उसको आप देख लीजिए। लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की संख्या जो अधिकतम हो सकती है वो 20 हो सकती है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय जो होता है अंतिम होता है। इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है, जैसा कि ऊपर ही हम डिस्कस कर चुके। अब अगर हम बात करें, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए लोकसभा के सदस्यों के बहुमत की जरूरत होती है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है। भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। ऐसा नहीं है कि संविधान में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बताया गया है, तो भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है। देखिए, अब लोकसभा के पदाधिकारियों की बात करें तो सबसे पहले हम लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करेंगे। ठीक है। हालांकि बहुत सारे अधिकारियों की बात करनी होगी, लेकिन अभी हम इस वीडियो में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अनुच्छेद 93 जो है लोकसभा जो कहता है लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी, जैसा कि ऊपर भी हमने डिस्कस किया था। अब अगर हम बात करें, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात जब लोकसभा का पहली बार आयोजन किया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। तो जो नए सदस्य आते हैं उनको शपथ कौन दिलवाता है? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर उस समय तक कार्य करता है जब तक नए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन नहीं हो जाता। मतलब प्रोटेम स्पीकर जो है इसका काम ही होता है शपथ दिलाना। ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है
और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता? अध्यक्ष को। अध्यक्ष किसे दे रहा है त्यागपत्र? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसे देगा? अध्यक्ष को देगा। ठीक है, तो ये चीज़ जान लीजिए। अब आगे अगर एक चीज़ देखें तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है एक सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। ठीक है, वहीं लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को उसके पद से कैसे हटाया जाता है इसके बारे में हम आगे देख लेते हैं। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, दोनों को उसके पद से हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। ठीक है, 14 दिन तो याद ही कर लीजिए, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग मैटर पे। उसके बाद लोकसभा के तत्कालीन सदस्य जो हैं समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा। अब आगे अगर हम देखें, यदि लोकसभा भंग हो जाए तो क्या होगा? तो अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है। ठीक है, अगर लोकसभा भंग हो जाए उस स्थिति में। इसके अलावा लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष जो है वो पीठासीन होता है, मतलब अध्यक्ष नहीं है तो उसकी जगह कौन लेगा? उपाध्यक्ष लेगा। यदि उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति हो तो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। इस पैनल में आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 6। अब अगर हम बात करें लोकसभा अध्यक्ष के कार्य क्या क्या करता है, तो पहला तो है सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, नियमित करना व उन्हें नियम विरुद्ध करना। ये पहला काम तो अध्यक्ष का होता है। दूसरा है किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से ही पेश किया जाता है। तो कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश करना हो तो अध्यक्ष की अनुमति जरूरी होती है। इसके अलावा वह विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है? बहस रुकवा सकता है। संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देता है। वह भाषण का क्रम व समय निर्धारित करता है। ठीक है, इसके अलावा विभिन्न विधेयक या प्रस्ताव जो है मतदान करवाता है। वह परिणाम घोषित करना तथा मतों की समानता की स्थिति में वह निर्णायक मत भी देता है। कौन? अध्यक्ष। अब अगर हम बात करें अगला, तो संसद एवं राष्ट्रपति के बीच होने वाला पत्र व्यवहार करना, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं इसका निर्णय करना। तो कई बार क्वेश्चन आ गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो भैया अध्यक्ष करता है। अब अगर हम बात करें लोकसभा जो अध्यक्ष है इसके द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रकृति के प्रश्नों पर न्यायालय या किसी सदन या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जा सकता। अगर वो कह दिया कि धन विधेयक है या नहीं है तो उस पर कोई प्रश्न नहीं लगेगा। इसके अलावा यदि उसकी आज्ञा से कोई विधेयक गजट में प्रकाशित हो जाता है तो उसे पेश करने के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं रहती। ठीक है, अब अगर हम बात करें लोकसभा के विपक्ष के नेता की, तो देखिए लोकसभा में विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन प्राप्त होता है व उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान सभी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। विपक्ष के नेता की बात हो रही है। ठीक है, इसके अलावा प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रही। ठीक है, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष श्री जी.वी. मावलंकर एवं उपाध्यक्ष जो थे अनंत सैनम थे। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है इसलिए आप रिवीजन कर लेंगे। अब अगला चीज़ है, अभी जो 17वीं लोकसभा चल रहा है इसके अध्यक्ष हैं ओम बिरला। 17वें जो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। देखिए 15वें लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार एकमात्र महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, कुछ और बिंदुओं पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, तो निर्णायक मत की बात कौन से अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 101 में, जो सभापति और अध्यक्ष के लिए है। ठीक है, अगला चीज़ है स्थगन प्रस्ताव। संसद जो है, अगर संसद का कोई भी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से रख सकता है।
मतलब अगर स्थगन प्रस्ताव की बात करें तो संसद का कोई भी सदस्य है वो अध्यक्ष की अनुमति लेकर के उसे रख सकता है। स्थगन प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक महत्व की निश्चित आवश्यक मुद्दे पर बहस करना होता है। किस पर बहस करना होता है? सार्वजनिक महत्व के निश्चित आवश्यक मुद्दे पर। सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव को शाम 4 बजे लाया जाता है। ठीक है, देखिए इसके अलावा किसी भी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता की बात करें, इससे संबंधित प्रश्न का अंतिम जो विनिश्चय है वो चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कई बार सारे सवाल आ चुके हैं इसलिए आप इसको बढ़िया से देखेंगे। एक व्यक्ति एक समय में केवल एक सदन का सदस्य हो सकता है। ऐसा नहीं है कि दोनों सदनों का, लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बन जाए। एक बार में, एक समय में केवल एक सदन का सदस्य हो सकता है। ठीक है, तो वही लिखा है, एक व्यक्ति एक समय में केवल एक सदन का सदस्य हो सकता है। अगला चीज़ है, यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों में से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। कितने दिन तक? 60 दिन तक। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ऐसा कहा गया अनुच्छेद 101(4) में। अब अगर बात करें संसद सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व या बाद के 40 दिन की, कितने दिन की? 40 दिन की अवधि तक गिरफ्तारी से मुक्ति प्राप्त की गई है। गिरफ्तारी से यह मुक्ति केवल सिविल मामलों में है। किस मामले में? सिविल मामलों में। आपराधिक मामलों में अर्थात निवारक निरोध की विधि के अधीन गिरफ्तारी में छूट नहीं है, हो सकती है, केवल सिविल मामलों में छूट है। ठीक है, अब अगर हम बात करें अगला चीज़, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का जो निर्णय है वो संसद द्वारा किया गया है। संसद द्वारा पारित जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत यह उल्लेख किया गया है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी तथा वह अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा। ठीक है, अब अगला चीज़ है, संसद में कार्य जो है वो हिंदी या अंग्रेजी में अनुच्छेद 348 के अधीन रहते हुए किया जाएगा। किस भाषा में? हिंदी या अंग्रेजी में। परंतु राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति किसी सदन को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन में संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। ठीक है, ऐसा कहा गया अनुच्छेद 120(1) में। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक देखेंगे, चीज़ें बहुत लंबी हो जा रही हैं। आगे महान्यायवादी वगैरह के बारे में पढ़ना है, कैग के बारे में पढ़ना है, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। रीज़न क्या है कि बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आगे फिर से मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।